नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्मार्ट प्रेप विद मी में आपका स्वागत है। मेरा नाम विनायक त्रिपाठी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, हम इस वीडियो की सीरीज में राष्ट्रपति को 2 या 3 पार्ट में पूरी तरह से समझेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव या फिर इनका निर्वाचन, ये कैसे शपथ लेते हैं, क्या कार्य हैं, क्या शक्तियाँ हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम 2-3 पार्ट में समझेंगे। क्या है कि अगर एक ही पार्ट में पूरा वीडियो बना देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जो हम निर्वाचन वाला बताने जा रहे हैं ये थोड़ा क्रिटिकल है, तो आपको इसको ध्यान से समझना है। तो इसको 1-2 बार देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आइए समझते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। राष्ट्रपति के निर्वाचन या चुनाव के बारे में समझने से पहले थोड़ा हम समझ लेते हैं कि राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रावधान क्या है, कि हमारे संविधान में क्या प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति कैसे होगा, क्या होगा। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, बहुत ही रोचक शब्द है, एक बहुत ही रोचक जानकारी है। हमारे संविधान में लिखा है कि भारत का केवल एक राष्ट्रपति होगा। दोस्तों, अगर एक न लिखा होता तो आज पता नहीं कितने राष्ट्रपति होते। जैसे कि आप देख सकते हैं उप प्रधानमंत्री के बारे में, उप मुख्यमंत्री के बारे में इनकी कहीं चर्चा नहीं की गई है कि उप प्रधानमंत्री कितने होंगे, उप मुख्यमंत्री कितने होंगे। देखिए आज कितने, 2-2 उप मुख्यमंत्री बनते हैं, उप प्रधानमंत्री भी बनते हैं। तो इसलिए संविधान में यह कह दिया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसलिए एक ही राष्ट्रपति है, नहीं तो कहानी कुछ और ही हो जाती। फिलहाल आगे समझते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक संघ की कार्यपालिका का विस्तार से चर्चा किया गया है। अब संघ की कार्यपालिका विस्तार समझिए। कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये 3 चीज़ें होती हैं। तो कार्यपालिका में देखिए, अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी, जो इनके प्रावधान हैं वो कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद फिर शुरू हो जाता है 79 से, आर्टिकल 79 से संसद के बारे में, मतलब विधायी, उसके कि विधायी संगठन क्या कैसे होगा, विधायी जो है उसके कानून क्या होंगे, नियम क्या होंगे। दोस्तों, आपको यहाँ देख के आश्चर्य हो रहा होगा कि संघ की कार्यपालिका में इतने लोग शामिल हैं। अभी एक और रोचक शब्द है इसमें। अब यहाँ देखेंगे जो राष्ट्रपति है, दोस्तों, राष्ट्रपति संसद का सदस्य कैसे है, अब ये भी समझ के चलिए। क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वो संसद में तो बैठता नहीं है, राष्ट्रपति भवन अलग से है, कार्यालय अलग से है, सब कुछ अलग से है। तो फिर इसको संसद का सदस्य क्यों बनाया गया? राष्ट्रपति का पद हमारे संविधान में या फिर हमारे देश के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हमारी संसदीय प्रणाली के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? दोस्तों, इसीलिए से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये संसद का एक सदस्य है। माननीय जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे संसद के एक अभिन्न अंग हैं, इसीलिए इनकी विशेषता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक तरह से मान लीजिए कि वास्तविक पद भी बनने की कोशिश होती है। नहीं तो फिर जैसे ब्रिटेन की महारानी है या फिर जो राजा होते हैं और कुछ देशों में राजतंत्र प्रणाली चल रही है, तो बस नाम मात्र के रह जाते हैं। हालांकि हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे प्रावधान हैं कि जो कि नाम मात्र इनको बनाने के लिए मतलब प्रेरित करते हैं कि वास्तविक शक्ति तो प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि राष्ट्रपति को भी कुछ शक्तियाँ मिली हुई हैं। तो दोस्तों, जब हम अपने इसी सीरीज़ के आगे हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसके बाद संसद, इन चीज़ों पर जब चर्चा करेंगे, इन टॉपिक पर जब चर्चा करेंगे, तो हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति का पद कितना इंपॉर्टेंट है अपने देश के लिए, अपने संसदीय प्रणाली के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, संघीय सरकार के लिए कितना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ों को हम बताएंगे अपनी इस सीरीज़ में, तो आप हमारी वीडियो में बने रहिए। फिलहाल हम आगे समझते हैं, थोड़ा राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। ये हमारे राज्य का प्रमुख होता है, हमारे देश का प्रमुख होता है, प्रथम नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। और एक राष्ट्रपति क्यों बनाया गया जब इतने स्टेट हैं या फिर क्या सब कुछ है? भारत की जो एकता है, जो अखंडता है, उसको बनाए रखने के लिए, उसको सूचित करने के लिए कि भारत एक है, इसके लिए एक राष्ट्रपति का पद बनाया गया। कि भाई, जब तक केंद्रीकरण का मतलब क्या है? अगर विकेंद्रीकरण होता है कि जैसे कि हर राज्य के मुख्यमंत्री, अगर राष्ट्रपति न होता तो सोचिए क्या होता, प्रधानमंत्री होता। अब प्रधानमंत्री में क्या है कि प्रधानमंत्री कई बार गठबंधन की सरकार बनती है। अगर मुख्यमंत्री होते तो मुख्यमंत्री बहुत सारे होते, तो एकता कहाँ से आ पाती? इसीलिए एक ऐसा पद बनाया गया जो कि पार्टी से या फिर क्षेत्रीय राजनीति से, हर चीज़ से अलग हो। मतलब कि उसका एक तरह से मान लीजिए कि वो यूनिटी है, वो एक ही है, उसके नीचे सारे कुछ है। इसलिए ये एकता और अखंडता का प्रतीक है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रपति का चुनाव और निर्वाचन। अब आते हैं अपने पॉइंट पर। हम यहाँ देखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जनता द्वारा नहीं किया जाता है। मतलब कि आप जाके वोट नहीं दे सकते हैं कि पूरी जनता देश की, जैसे कि विधायक का चुनाव होता है, सांसद का चुनाव होता है, सब जाके वोट डालते हैं, प्रधानी का चुनाव होता है, सब वोट डालते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है कि आम आदमी जाके वोट डालेगा, नहीं, उसकी एक दूसरा नियम है, दूसरी प्रणाली है उसके लिए। समझते हैं क्या है। दोस्तों, इसके निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन मंडल बनाया जाता है। इस निर्वाचन मंडल में क्या होता है कि कौन कौन शामिल होता है, यहाँ हम थोड़ा देखते हैं कि कौन कौन इसमें शामिल होगा। अब दोस्तों, ये यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। मतलब कि
नॉर्मली जो चुनाव होते हैं वहाँ ये सब तो मैटर ही नहीं रहता। लोग चुनाव लड़ते हैं, सबका चुनाव चिन्ह होता है, आप नॉर्मली जाके वोट दे आते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो पूरा सिस्टम ही अलग है, दूसरे तरीके से काम करता है। आगे हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि ये सिस्टम क्यों अपनाया गया। जब एकदम नॉर्मल व्यवस्था उपलब्ध थी कि डायरेक्ट चुनाव होता, सब जीतते हारते जो होता, तो इसमें ये क्यों अपनाया गया, इस वीडियो को लास्ट में हम बताएंगे इस चीज़ को। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ हम देखेंगे कि ये चुनाव में कौन कौन शामिल होता है इस पद्धति में। तो यहाँ जो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, अब यहाँ आप निर्वाचित के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। निर्वाचित कहने का क्या मतलब है। निर्वाचित सदस्य होता है जिनको जनता चुनती है। जैसे हमारे यहाँ जो विधायक होते हैं वो निर्वाचित सदस्य हैं, सांसद होते हैं वो निर्वाचित सदस्य हैं। कई बार आप देखे होंगे विधान परिषद के चुनाव होते हैं, या फिर ये सुने होंगे कि राष्ट्रपति मनोनीत करता है, राज्यपाल मनोनीत करता है। तो ये जो मनोनीत वाले होते हैं, मतलब ये चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन इनको उत्कृष्ट प्रतिभा के लिए, जैसे समाज सेवा हो गया या फिर 3-4 क्राइटेरिया जो बनाई गई है उसके आधार पर इनको शामिल किया जाता है। इनको इसलिए शामिल किया जाता है कि भाई देखिए, चुनाव लड़ने के लिए कोई विशेषज्ञता की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे पढ़े हों, लिखे हों, आपके अंदर कोई भी क्राइटेरिया हो, आप भारत के नागरिक हैं या फिर उसको कुछ छोटी मोटी क्राइटेरिया पूरी करते हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन संसद में विशेषज्ञता बनी रहे, वरिष्ठ जनों का उसमें प्रभाव तो नहीं कर सकते, मतलब योगदान बना रहे, इसके लिए मनोनीत करने का सिस्टम चालू हुआ। तो या फिर कोई वर्ग ऐसा ना हो जो कि पिछड़ा रह जाए, जिसको प्रतिनिधित्व न मिले। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए ये सब व्यवस्थाएं की गई हैं। हमारे संविधान में बहुत छोटी छोटी बातों को ध्यान रखा गया है दोस्तों। तो आइए उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में देखेंगे कि जो राज्य की विधानसभा है वहाँ के भी जो निर्वाचित सदस्य हैं वही भाग ले सकते हैं, यहाँ भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते। और दिल्ली, पुडुचेरी, इनके सदस्य भी भाग ले सकते हैं जो निर्वाचित होते हैं। अभी क्या हुआ दोस्तों, एक नया घटनाक्रम आया कि जो जम्मू कश्मीर था उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, उसमें जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। अब दोस्तों इसके केंद्र शासित प्रदेश बनने में क्या है, अब यहाँ भी विधानसभा है, जम्मू कश्मीर में भी है, अब वहाँ परिसीमन का कार्य चल रहा है। अब आगे जब चुनाव होगा तो वहाँ देखा जाएगा किस तरह से व्यवस्थाएं बदलती हैं, किसको कितना सीट मिलती है, तो उसके बारे में हम आगे आपको कभी बता देंगे। लेकिन इतना मान के चलिए कि जिस केंद्र शासित प्रदेश में अभी तक विधानसभाएं हैं उनको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति है। अगर आगे जम्मू एंड कश्मीर में भी विधानसभा तो है ही, वहाँ जो सिस्टम बन जाएगा, परिसीमन हो जाएगा, तो वहाँ से भी जोड़ दिया जाएगा इसको। हम ऐसी उम्मीद करते हैं, क्योंकि भविष्य तो देखा नहीं जाता क्या कैसे हो, तो अभी तो हुआ नहीं है, तो हम इसको आपको बताते हैं कि सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जिस केंद्र शासित प्रदेश में, अब यहाँ पुडुचेरी का नाम शायद आप ना सुने हो, लेकिन आप जान लीजिए कि केंद्र शासित प्रदेश है। कभी हम मैप दिखाएंगे अपने, इसके अगले वीडियो में दिखा देंगे आपको कि पुडुचेरी कहाँ पर है। तो दोस्तों दिल्ली, पुडुचेरी, दिल्ली आप जानते हैं नई दिल्ली वाली, और पुडुचेरी, और अभी बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन हर जगह विधानसभा नहीं है। जैसे अंडमान में विधानसभा नहीं है, चंडीगढ़ में विधानसभा नहीं है, लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है, दमन दीव में विधानसभा नहीं है। तो केंद्र शासित प्रदेश तो बहुत हैं, लेकिन वहाँ विधानसभाएं नहीं है, इसलिए वहाँ के जो सदस्य हैं वहाँ तो निर्वाचित ही सदस्य नहीं है, तो उनको तो मैटर ही नहीं है वहाँ पर। अब थोड़ा आगे समझते हैं। अब कौन कौन शामिल नहीं होता ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शामिल न होने में हम बता रहे हैं पहले ही आपको कि जो निर्वाचित नहीं होते वो शामिल नहीं होते। अब निर्वाचित में क्या है दोस्तों कि जैसे कि विधान परिषद का चुनाव भी होता है, वहाँ भी निर्वाचन होता है, वहाँ भी कुछ वोट का सिस्टम है, लेकिन विधान परिषद के सदस्यों को अभी इसमें शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि वो विशेषज्ञता के आधार पर होते हैं कि 10 लोग यहाँ से 10%, 5%, 2%, 4%, बहुत क्रिटिकल रहता है उनका चुनाव, और उनमें भी कई लोग मनोनीत होते हैं, तो उनको बाहर रखा गया है इससे। अब बाहर रखने का मतलब क्या है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि विधान परिषद जो होती हैं वो कभी विघटित नहीं होती हैं, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है, तो इन सब मैटर में राज्यसभा के सदस्यों को तो लिया जाता है, लेकिन विधान परिषद को नहीं लिया जाता है, क्योंकि बहुत से राज्यों में विधान परिषद हैं, कुछ राज्यों में नहीं है। तो क्या होगा इससे कि असमानता फैल जाएगी और चीज़ों में दिक्कत आ सकती है। अगर हर राज्य में विधान परिषद होती तो शायद ऐसा कुछ हो सकता था, लेकिन ऐसे तो प्रावधान है नहीं, वो अपनी इच्छा पे है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि पहली बात तो मनोनीत सदस्य जान लीजिए, जो संसद के हैं या विधानसभा के हैं। राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य बाहर होते हैं। दिल्ली पुडुचेरी के भी जो सदस्य हैं मनोनीत वो भी बाहर होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर कोई सभा विघटित हो गई है तो विघटित सभा के सदस्य क्या होते हैं, सभा तो विघटित होती है लेकिन उनकी सदस्यता तो अभी खत्म नहीं होती। जब तक चुनाव नहीं होता तब तो सदस्यता नहीं खत्म होती। तो अगर सभा विघटित है तो भी उनको शामिल नहीं किया जाएगा। तो शामिल नहीं होने वालों को भी आप याद रखिए, क्योंकि कई बार परीक्षाओं जब पूछा जाता है तो इनके भी नाम दे देते हैं कि मनोनीत सदस्य हैं या राज्य विधान परिषद के सदस्य हैं, दिल्ली पुडुचेरी के मनोनीत सदस्य हैं, कि इनको शामिल किया जाता है कि नहीं शामिल किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने में देखेंगे कि चुनाव का पद्धति क्या है। जैसे कि अभी जो डायरेक्ट चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, वो तो अलग है, लेकिन यहाँ पे
जब पद्धति अलग हो गई, सिस्टम अलग हो गया, तो यहाँ पर नियम भी अलग हो गया कि अब जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, अब देखिए हमारे देश में हर जगह जनसंख्या तो अलग अलग है, तो हर जगह प्रतिनिधित्व भी अलग अलग है। अब दोस्तों देखेंगे जब प्रतिनिधित्व अलग अलग है तो अब इसमें एक दिक्कत और खड़ी हो गई। अगर जैसे उत्तर प्रदेश का हम एग्जाम्पल देते हैं आपको, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ जनसंख्या है। अब जो सीटों का बंटवारा हुआ था तो ये था कि पहले 10 लाख पर एक एक सदस्य डाले जाएंगे एक निश्चित संख्या तक, अगर उसके ऊपर होगा तो फिर 20-20 लाख पर सदस्य डाले जाएंगे एक निश्चित संख्या तक। तो यही दोस्तों यहाँ पे भी देखने की ज़रूरत है कि अगर अब गोवा देखेंगे, गोवा इतना छोटा सा राज्य, उसकी इतनी कम जनसंख्या, तो वहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश का लेंगे तो मान लीजिए कि 400 विधायक हैं, 400 से ज़्यादा ही कुछ विधायक हैं। गोवा में मान लीजिए 4, 6, 8, 10 विधायक होंगे, तो प्रतिनिधित्व तो कहाँ समान हो पाएगा, हर राज्य का प्रतिनिधित्व अलग हो जाएगा। तो जो चाहेगा, जिसकी पार्टी मजबूत होगी वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा और ये पूरा खेल पलट जाएगा। लेकिन इसके लिए व्यवस्था की गई कि भाई सबके मत का मूल्य बराबर होगा, हर जगह की जनसंख्या के मतों का मूल्य बराबर होगा। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में इतनी ज़्यादा जनसंख्या है तो यहाँ विधायक भी ज़्यादा हैं, तो जब विधायक ज़्यादा हैं तो इनके मत का मूल्य घट गया। कैसे घट गया हम समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1000 रुपये है और 1000 रुपये में मान लीजिए कि 100 लोग लेने वाले हैं, तो सबको कितने कितने रुपये मिलेगा, 100 रुपये, सॉरी मान लीजिए कि हम कहते हैं 10 लोग हैं, तो 10 लोग को अगर 1000 रुपये में बांटना है तो कितना मिलेगा, 100 रुपये। अब यही अगर 20 लोग हो गए तो क्या होगा, लोगों को जो पैसा मिलेगा क्या होगा, कम हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ मतों का मूल्य भी है कि अगर ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो उनके मत का मूल्य घट जाएगा, और मत के मूल्य को ही काउंट करके उनका राष्ट्रपति चुनाव में मतलब निकाला जाता है। जो चुनाव के लिए होता है कि आपको इतने मत पाना ही है, जैसे मान लीजिए कि 5 लाख जो वोट मिलेगा जिसको, वही राष्ट्रपति चुनाव जीत जाएगा। तो यहाँ जो मतों का मूल्य है वो घट जाएगा। तो जितने ज़्यादा विधायक हो जाएंगे उनकी जनसंख्या के रिस्पेक्ट में, तो उतना उनका मतों का मूल्य घटता चला जाएगा। तो इसलिए बड़ा राज्य है कि छोटा राज्य है, तो इसका कोई मैटर ही नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आप समान प्रतिनिधित्व वाला मैटर समझ गए होंगे। ये थोड़ा क्रिटिकल है लेकिन इतना कठिन नहीं है। हमें भी लास्ट में जब समराइज़ करेंगे तो वहाँ एक बार आपको फिर से बताएंगे, तो आप आगे देखते रहिए, हम आपको लास्ट में फिर से एक बार बता देंगे। अब दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तब देखते हैं कि अब इनके मतों का मूल्य निकाला कैसे जाता है। अब मतों का मूल्य निकालने के लिए राज्यों का जब प्रतिनिधित्व होना चाहिए, समान क्यों हुआ, क्योंकि जो राज्य हैं और संघ हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, तो इनमें असमानता न फैल जाए, ये लोग वोटिंग में इम्पार्शियलिटी न कर दें, इसलिए ये सब नियम लाया गया है। अब एक विधायक के मत का मूल्य निकालने के लिए क्या होता है कि राज्य की जो कुल जनसंख्या होती है और राज्य विधानसभा में निर्वाचित कुल सदस्य, कुल जनसंख्या मतलब समझ सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का एग्जांपल देते हैं, 20 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है, और राज्य विधानसभा में निर्वाचित कुल सदस्य, निर्वाचित सदस्यों का मान लीजिए परसेंट, जैसे 403 सदस्य निर्वाचित होंगे, 405 होंगे, तो इस तरह से होगा। अब इंटू 1/1000। अब दोस्तों 1000 क्यों रखते हैं, क्योंकि जनसंख्या जो होती है लाख में होती है, करोड़ में होती है, इसलिए 1000 से भाग देकर उसको बैलेंस किया जाता है। ये फार्मूला आप याद रखिए, आगे समझते हैं। दोस्तों ये जो दो फार्मूले हैं कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, और आपको टॉपिक की जानकारी है कि नहीं है, आपको चीज़ें मालूम है कि नहीं मालूम है, ये भी इन्हीं फार्मूले से ही पता चलती है। इसी फार्मूले से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर इन फार्मूलों को समझ रहे हैं तो मान लीजिए कि आप राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में समझ रहे हैं। अब आगे समझते हैं दोस्तों, जब सांसद के मतों का मूल्य निकालेंगे तो क्या होगा, सभी राज्यों के विधायकों का मतों का कुल मूल्य। अब विधायक के जो मतों का कुल मूल्य है ये कहाँ से आएगा, ये पीछे से आएगा, यहाँ से जो निकलेगा एक विधायक के मत का मूल्य। तो मान लीजिए पूरे देश के जो विधायक हैं उनके विधायक मतों का मूल्य निकाला जाएगा। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 400, मध्य प्रदेश में 200, केरल, कर्नाटक, हर जगह का 200, 400, 610 जितना होगा पूरा जोड़ लेंगे। उसको जोड़ने के बाद यहाँ पे ले आकर लिख देंगे मतलब सभी राज्यों के मतों का मूल्य। अब मतों का मूल्य निकलेगा इस वाले फार्मूले से। अब आगे देखते हैं दोस्तों, जब आगे बढ़ेंगे तो इस फार्मूले को समझते हैं। सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य और संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या। कुल सदस्य संख्या क्या कुल सदस्य संख्या क्या मतलब है, जैसे इस समय निर्धारित किया गया है कि 550 होने चाहिए, 545 पर वोटिंग होती है, तो वही 545 यहाँ लिखा जाता है। अब थोड़ा आगे समझते हैं। आगे समझने में देखेंगे दोस्तों, ये जो पद्धति अपनाई जाती है, जो डायरेक्ट नहीं है, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है। इसमें एकल संक्रमणीय मत होता है। अब इस चीज़ को हम समझेंगे कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है। अनुपातिक का मतलब कि सबका अनुपात समान होना चाहिए, सभी राज्यों का या संघ का जो सांसद है, विधायक के, सबके मतों का मूल्य समान होना चाहिए। और एकल संक्रमणीय का मतलब क्या है कि जो संक्रमण होता है, मतलब वरीयता के आधार पर जो वोटिंग की जाती है कि आदमी जिसको वोट दे रहा है उसको पढ़ रहा है, मतलब उसका वोट खाली नहीं जाना चाहिए। अब दोस्तों ये क्या है कि एकल होती है और बहुसंख्यक होती है, दो तरह की होती है। तो यहाँ एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान होता है, ये तो हर जगह ही होता है। लेकिन अभी कुछ दिनों से राज्यसभा में क्या है कि दिखा दिखा के पर्ची वोटिंग होती है, क्योंकि दल बदल कानून की वजह से या फिर विधायक खरीदने बेचने की वजह से, तो उनकी वजह से गुप्त मतदान प्रणाली यहाँ चलती है, लेकिन राज्यसभा में प्रत्यक्ष चलने लगी है, वोट दिखाना पड़ता है।
मुझे लगता है कि पहला वो ऐसा चुनाव है जहाँ वोट दिखा के दिया जाता है। बाकी हर जगह तो गुप्त मतदान ही होती है। जैसे आप देखें प्रधानी के चुनाव में गुप्त होती है, मतलब वोटिंग एकदम छुप के वोट किया जाता है, या फिर प्रधानी में, या फिर जो हो गया विधायक में, सांसद में, हर जगह। तो यहाँ भी गुप्त मतदान होता है। अब दोस्तों क्या है कि आगे वाला फार्मूला देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या है। जैसे कि अभी आप विधायक का चुनाव देखते हैं, विधायक में वोट डाल के आते हैं तो क्या होता होगा, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वही जीत जाता है। हम कहते हैं अगर 100 वोट है तो जिसको मान लीजिए कि सब, मान लीजिए 10 लोग चुनाव लड़े हैं तो किसी को 10 मिल रहा है, किसी को 20 मिल रहा है, किसी को 25 मिल, जो सबसे ज़्यादा पाए मान लीजिए उसको 35 वोट मिला है। तो जो तो जो 35 वोट वाला है वही चुनाव जीत जाता है अभी तक विधायक में। लेकिन राष्ट्रपति में क्या है कि एक निश्चित पैमाना बना दिया है कि अगर इतने वोट जब तक नहीं मिलेंगे तब तक आदमी जीत नहीं सकता, कोई आदमी राष्ट्रपति नहीं बन सकता जबकि इतने वोट को पा नहीं लेगा। तो अगर डायरेक्ट चुनाव होता तो कोई उतना मत हो सकता है, जब 4, 6, 10 लोग लड़ जाएं तो उतने वोट ही ना मिले। जैसे मान लीजिए अगर विधायकी में कह दीजिए कि 75 वोट नहीं मिलेगा तो विधायकी कोई नहीं बन पाएगा। अब 10 लोग लड़ गए, 10, 15, 15, 20 वोट मिल गया तो मान लीजिए 75 तो किसी को मिला ही नहीं, सब 20, 30 पे अटक गए, तो कोई विधायक ही नहीं बन पाएगा। तो ऐसे राष्ट्रपति में, लेकिन राष्ट्रपति में उसके लिए एक जुगाड़ किया गया। जुगाड़ क्या किया गया कि वरीयता के आधार पर मत दिया गया। अब देखिए ये बहुत ही रोचक चीज़ है, वरीयता क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपको पर्ची मिली, अभी क्या है पर्ची मिलती है, आपका नाम लिखा रहता है और उसमें जो चुनाव चिन्ह होते हैं, जितने लोग लड़े होते हैं उनका आपको एक पर ठप्पा लगाना होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो पर्ची मिलेगी तो उसमें क्रम लिखा रहेगा, जितने लोग चुनाव लड़े रहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो आपको जिनको वोट देना है उस पर आप 1 लिखेंगे। आपको लगता है कि अगर हमारा प्रतिनिधि नहीं जीतेगा तब आप किसको देना चाहते हैं, तब आप 2 पर टिक लगाएंगे, फिर जिसको देना चाहते हैं उसके नाम के नीचे 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद आपको 4 लिखना पड़ेगा। मतलब कि आपको छोड़ना नहीं है, आपको अपनी वरीयता बता के आनी है। जैसे मान लीजिए कि आपको खाना खाना है, कहीं आप रेस्टोरेंट में गए और वहाँ आपने मंगाया कि मुझे पनीर चाहिए, तो अगर मान लीजिए वहाँ पनीर नहीं मिलेगी तो आप क्या कहेंगे कि मुझे मान लीजिए कोई और चीज़ खानी है, जैसे मान लीजिए सेवई खानी है, या फिर तो आप अपना प्रेफरेंस बता देते हैं कि हम ये नहीं मिलेगी तो ये नहीं मिलेगी तो ये। जैसे मान लीजिए गए पनीर, बोला सर पनीर नहीं है, अब आप आगे क्या कहेंगे कि ठीक है मुझे आलू टिक्का या फिर चिली पोटैटो ये सब चाहिए। तो जो जो बताते जाएगा नहीं है उसके नीचे आप उतरते चले जाएंगे, अच्छा ये नहीं तो ये दे दो, ये नहीं तो ये दे दो। तो वही चीज़ यहाँ भी है कि अगर आपका प्रतिनिधि नहीं जीतेगा जिस पर आप 1 लिखें तो आपका वोट जिस पर आप 2 लिखें उसको मिल जाएगा। वो भी नहीं जीता तो जिसके नीचे आप 3 लिखे हैं तो उसको मिल जाएगा। मतलब आपका जो वोट है वो संक्रमण उसका चलता रहता है। मतलब एक वोट नहीं है, ऐसा संक्रमणी ये है सिस्टम। तो यही संक्रमणी है कि आपका वोट नीचे आता चला जाएगा। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब जो विवाद तो जानते हैं हर जगह ही होते हैं, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे सांसद विधायक, चाहे जिसका चुनाव हो। कई बार लोग जीत जाते हैं, कहते हैं कि दोबारा गिनती होगी, बैलेट पेपर में धांधली हुई है, या फिर चुनाव में गिनती प्रत्यक्ष नहीं हो रही है, जबकि वहाँ एजेंट बैठाए जाते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भी विवाद होता है, लोग कहते हैं खरीद फरोख्त हुई है या फिर कुछ ऊपर नीचे हुआ है। अब देखते होंगे आपके गांव में प्रधानी के जो चुनाव होते हैं उसमें कई बार असंतुष्ट रहते हैं लोग, तो बार बार गिनती कराते हैं। अगर इतनी गिनती पे भी मान लीजिए कुछ उनको संतुष्ट नहीं है तो फिर वो हाई कोर्ट चले जाते हैं, वहाँ पे समझौता होता है। तो यहाँ पे भी अगर विवाद हो गया, कुछ ऐसी दिक्कत आ गई, तो केवल सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा सकते हैं कि हमें इस चुनाव में हमको संदेह है या फिर हम संतुष्ट नहीं है, इस पर दोबारा क्या कैसे होना चाहिए। तो केवल सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन लेगा, सुप्रीम कोर्ट में ये प्रोसीडिंग चलेगी। यहाँ इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये राष्ट्रपति चुनाव के बारे में समझ आ गई होगी। दोस्तों ये क्रिटिकल टॉपिक है, लेकिन इसको आप 1 बार 2 बार देखेंगे, फार्मूले को याद रखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। आगे जो हम राष्ट्रपति के और भी पार्ट बनाएंगे उसको भी आप देखेंगे तो हम वहाँ भी इसकी थोड़ी थोड़ी चर्चा करते रहेंगे, तो आपको एक दिमाग में बनी रहेगी, चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, जल्दी हम इसको अपलोड करने वाले हैं इसके अगले पार्ट। एक बार जाते जाते हम चीज़ों को समराइज़ कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा क्रिटिकल टॉपिक है। इसमें हम कुछ पॉइंट्स को समराइज़ करेंगे जो कि थोड़े आपको समझ में नहीं आए होंगे। दोस्तों हमारे नीचे आते हुए देखते हैं कि जैसे कि एक तो यहाँ जान लीजिए कि कौन शामिल नहीं होता है। शामिल नहीं होने में जो मनोनीत सदस्य हैं संसद के, विधानसभा के, वो शामिल नहीं होते। राज्य विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते। और जो सभा विघटित हो गई हो, जैसे कि संसद ये लोकसभा होती है या फिर विधानसभा विघटित हो गई तो इनके सदस्य शामिल नहीं होंगे। और आगे देखते हैं जो प्रतिनिधित्व समान होने की बात की गई है। प्रतिनिधित्व समान होने की बात यही है कि हर जगह जो राज्य हैं जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है, जिनके प्रतिनिधि ज़्यादा हैं, उनका बोलबाला न हो जाए, वो वोट कर दें तो कोई आदमी जीत न जाए, तो उनके वोटों का मूल्य कम रखा जाता है। जितना ज़्यादा उनकी संख्या रहेगी उतना उनके वोटों का मूल्य कम रखा जाएगा, जिससे कि समानता बनी रहे। अब आगे देखेंगे कि मतों का मूल्य कैसे निकाला जाता है। एक विधायक के मत का मूल्य क्या होता है, सांसद के मत का मूल्य क्या होता है। दोस्तों ये विधायक, जैसे मान लीजिए कि एक विधायक के मत का मूल्य 100 आ गया। अब उत्तर प्रदेश में मान लीजिए 400 विधायक हैं, तो 400 इंटू 100 हो जाएगा। वो जो आएगा वो मान लीजिए कि इसका मूल्य हो जाएगा। या फिर कई सारी जो पार्टियां होती हैं
पार्टियों के हिसाब से भी होता है कि हमारी पार्टी में 20 विधायक हैं तो उनका जो मूल्य है वो इंटू करके निकाल, क्योंकि वहाँ भी कई सारी पार्टियाँ होती हैं, देश स्तर पे होता है, तो सारे देश की पार्टियों के जो जो प्रतिनिधित्व होते हैं वो चुनाव करते हैं, तो उनके मतों का भी मूल्य निकाला जाता है। तो इसी तरह सांसद का भी है, मतों का मूल्य निकाला जाता है। अब इसमें एक क्रिटिकल पॉइंट ये है कि एक निश्चित मत पाना अनिवार्य है। अभी तक सांसद विधायक में क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा पाएगा वही जीत जाएगा, लेकिन यहाँ एक निश्चित मत पाना अनिवार्य है। कैसे निकाला जाता है? कुल वैध मत 1+1+1। यहाँ देखिए 3 बार 1 आया है। 3 बार 1 आने का मतलब क्या है? 1+ तो फार्मूला है जिस पर हमने सर्किल लगाया है। इसका ये है कि जिस पर सर्किल है उसका कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ राष्ट्रपति का एक पद के लिए चुनाव होता है, अगर मान लीजिए 5 राष्ट्रपति के पद का चुनाव होता है, तो जहाँ 1 लिखा है वहाँ 5 लिखा होता है। यहाँ 1 पर इसलिए मैंने सर्किल लगाया है क्योंकि फार्मूले में ऐसा है कि 1+ प्रतिनिधियों की संख्या, तो प्रतिनिधियों में प्रतिनिधि 1 है, इसलिए यहाँ पर 1 है। तो आपको 3 बार 1 देख के कोई संदेह नहीं होना चाहिए, फार्मूला ही ऐसा है। अब आगे समझते हैं। वरीयता के आधार पर चुनाव होंगे। इसका मतलब ये है कि आपको चुनाव देते समय 1 2 3 4 ये सब लिखना होता है। अगर ये नहीं जीतते हैं तो इनको ऐसे आपका नीचे चलता चला जाएगा। विवाद होगा तो ये सुप्रीम कोर्ट में होगा, इसका निपटारा वहीं पर होगा। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आप पूरे ध्यान देकर इसको सुने होंगे। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, हम जल्दी ही इसके आगे भी पार्ट अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।